नमस्कार दोस्तों, स्पर्धा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं, जैसे आपको पता चल ही गया होगा, आज आपके यूपी टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसी के आज एग्जाम सेंटर की आपकी लिस्ट आ चुकी है कि प्रदेश में कितने कितने कौन कौन सी जगह आपके एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आज उसकी लिस्ट आ गई है। काफी सारा बच्चों में कंफ्यूजन था कि सर आचार संहिता लग गई है, यूपी टेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कई सारे बच्चों में इसकी कंफ्यूजन थी। तो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर है। ये मत सोच के चलो आपके एग्जाम होना है कि नहीं होना है। ये अभी आपका कंफर्म है कि आपका एग्जाम टेट का होना है। बहुत ही कम ऐसी संभावना है कि आपका आगे जाके पोस्टपोन हो। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल भी आप लोग क्या करें, ये मौका ना दें, आप मौका ना छोड़ें कि आपको पता है कई दिनों बाद ये आपका टेट होने जा रहा है। अभी कोविड की वजह से नहीं हुआ था, पूरी 2020 आपकी निकाली गई थी, उस बार में भी टेट नहीं हुआ था। ये मौका तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है आपको। तो इसी टेट के एग्जाम के लिए आज हम आप सब लोगों के सामने कुछ ईवीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके ज्योग्राफी के रहेंगे। तो ये सारे आपके टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आपके लेखपाल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगा ये आपका एग्जाम। चलिए तो फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2S, HCl या नाइट्रोजन N2। तो आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है निम्नलिखित में से। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अम्लीय वर्षा भी क्या होती है? एक प्रकार की आपकी वर्षा ही होती है, परंतु इस वर्षा का जो पानी होता है बहुत अम्लीय होता है। जो साधारण जब हम जो पानी पीते हैं, जो पानी हम लोग क्या करते हैं, जो पीने का जो पानी होता है, पीने का जो पानी होता है उसका जो आपका पीएच मान होता है वो लगभग आपके 7 का होता है। साधारण पानी का मान, पीएच मान जो होता है 7 होता है। लेकिन जब यही आपका 7 से जब माइनस में चला जाता है, 6 हो जाता है, 5 हो जाता है या 4 हो जाता है, तब वो आपका कहलाने लगता है आपका अम्लीय। तब वो क्या कहलाने लगती है आपकी अम्लीय। और 7 से ऊपर हो तो आपको पता है जब पीएच मान 7 से ऊपर है तब वो क्षारीय हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा है तो सीधी साधारण सी बात है कि पीएच मान उससे 7 से कम ही कम होगा। तो लगभग जो आपका अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच मान हो जाता है 5.6 का हो जाता है आपका जब अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा में क्या होती है, अधिक मात्रा में जो होता है आपका एसिड मिला होता है। और यही क्या होता है, वायु का एक प्रदूषण होता है जो अम्लीय वर्षा होता है। तो अम्लीय वर्षा में जो क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही से आपका वायुमंडल में विकसित मिला रहता है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पहले से वायुमंडल में रहती है। यह क्या, जो वाहन से जो गैस निकलती है वो एक गैस होती है महत्वपूर्ण, वो निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी एक और होती है, वो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड जो आपकी होती है, वो भी जब आपस में क्रिया कर लेते हैं तब आपकी अम्ल वर्षा क्या है आपकी पृथ्वी पर आपके होने लगती है, जिससे कई सारा आपको नुकसान पहुंचता है। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें कि इसमें आपका एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा SO2। तो जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक जो आपकी गैस होती है वो गैस होती है आपकी SO2 गैस होती है। चलिए अब आपकी तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CO या CH4। आपको उत्तर इसका बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस जिसे बोला जाता है, शॉर्ट में बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस, यानी आपका CGHS। इसका आपको जवाब बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस पर गौर करना है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल, जो पृथ्वी होती है उसके तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैसें होती हैं, वो कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। अच्छा, आपको याद करने की इसकी भी आपको एक ट्रिक बताने रही। जो आपकी ग्रीन हाउस गैस करने की जो ट्रिक है वो है ओ मीना कल काजल लाना।
ये आपकी ग्रीन हाउस करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको याद करनी हो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि क्या कौन कौन सी ग्रीन हाउस या आप क्या कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी उत्तरदायी है। तो जैसे पहला है ओ, तो ओ से हो जाएगा आपकी ओजोन। ओजोन भी क्या होती है आपकी ग्रीन हाउस के लिए आपकी उत्तरदायी होती है, आपको याद रखनी है, ओजोन भी आपकी होती है। दूसरा है आपके ओ मीना, आपको इसमें मीना ना लिखा दिख रहा है, तो आपकी इससे क्या हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। आपको पता ही होगा लाफिंग गैस के नाम से भी नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ये सब आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस के लिए जाना जाता है। मी लिखा दिख रहा होगा, तो मी से आपका हो जाएगा मीथेन CH4 आपका। मी से क्या हो जाएगा आपका मीथेन। कल तो कल से आपको पता करना है CFC यानी फ्लोरोकार्बन। क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आपको काजल लिखा दिख रहा होगा, तो का से आपको याद रखनी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको क्या लिखनी है का से। और आपको जल लिखा दिख रहा होगा, तो जल का मतलब है आपका जलवाष्प। क्या मतलब है आपका जलवाष्प। और जो लाना है ये आपका इसमें साइलेंट रहेगा, इसका कुछ काम नहीं रहेगा। तो ये जो आपके दिख रहा होगा ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊपर दिख रहा है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग में काम आती है, ये आपको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जो हमारे लिए बहुत सारा क्या होता है नुकसानदायक होता है, जो जिससे आपका पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही होगा। तो आपका ऑप्शन में जैसे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप ऑप्शन में देख ही सकते हो आसानी से। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा N2 लिखा दिख रहा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड आपको लिखी दिख रही है। CO आपको कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो CO क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका C ऑप्शन इसका सही रहेगा। जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। लखीमपुर में, चंदौली में, लखनऊ में या सोनभद्र में। आपको इसका आंसर बताना है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वो एशियाई शेरों के संरक्षण करने के लिए चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना की गई थी यूपी में। और यूपी में वो की गई थी आपके चंदौली जिले में। तो सही आपका आंसर क्या होगा चंदौली जिला आपका आंसर सही होगा। आपकी इसकी स्थापना कहाँ की गई थी चंदौली जिले में। और किसके लिए की गई थी आपकी एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इसकी क्या की गई थी स्थापना की गई थी। लखीमपुर खीरी में आप बताइए कौन सा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबको पता होगा यूपी का सबसे बड़ा भी है, सबसे बड़ा आपका है। और ये भारत और नेपाल क्या बॉर्डर पे भी है आपका, जो लखीमपुर खीरी में है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है लखीमपुर खीरी में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइक क्या है। क्वेश्चन है अगला आपका डाइक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है ज्वालामुखी निर्मित शिलाकृति होती है या ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक यानी ज्वालामुखी के अंदर निर्मित होती है। तीसरा है तटीय शिलाकृति यानी किसी नदी या सागर के किनारे कोई स्थिति तो नहीं होती डाइक। और चौथा ऑप्शन है हिमानी निर्मित शिलाकृति या फिर कह लें जो बर्फ से जिसका निर्माण हो रहा है ऐसी आपकी शिलाकृति है क्या डाइक। तो आपको ये कमेंट में बताना है कि डाइक क्या होती है। देखो जो आपका ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब आपका होता है जब ज्वालामुखी जब फट जाता है तो उसके आसपास फैल जाता है आपका क्या लावा। लेकिन अंदर जो अब रहता है जो आपका तरल पदार्थ रहता है वो होता है आपका मैग्मा। क्या होता है मैग्मा जब बाहर आके फैल जाता है तभी मैग्मा बन जाता है आपका लावा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ज्वालामुखी से मैग्मा क्या होता है बाहर निकल के लावा नहीं बन पाता और वो अंदर ही अंदर क्या रह जाता है आपका फंसा रह जाता है
और उसकी आकृति कुछ ऐसी हो जाती है या इस प्रकार भी हो जाती है, तो यही चट्टानें आपकी बन के क्या कहलाने लगती है, डाइक कहलाने लगती हैं। डाइक कहलाने लगती है। डाइक एक प्रकार से क्या होती है, आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। या आपकी जो डाइक जो है आग्नेय चट्टानों का क्या है, आपका उदाहरण है आपके डाइक। और जो ज्वालामुखी के अंदर आपकी इनका निर्माण होता है अंदर, और इसका जो आकार होता है कुछ इस तरीके का होता है, आपका इस तरीके का इनका आकार बन जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, यानी ये अंदर बन रही है। ज्वालामुखी निर्मित आपकी ये भी है, तो पहला ऑप्शन में ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति, लेकिन ये आपका सबसे सही रहेगा क्योंकि ये ज्वालामुखी क्या है, अंदर बन रही है, इसलिए कहा जाता है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति होती है आपकी डाइक। ठीक है, और भी होती है ज्वालामुखी के अंदर बनती है, आपने सुना ही होगा आग्नेय चट्टानों का नाम, लेकोलिथ हुआ, फेकोलिथ हुआ, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ज्वालामुखी निर्मित आपकी आंतरिक चट्टानें ही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, या चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका ये कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। देखो, जो पंचवर्षीय योजना आपको पता ही है 1951 में आपकी स्टार्ट हुई। 5 सालों का एक टारगेट रखा जाता था कि हमें एक कोई विशेष या 2 विशेष क्षेत्र आपके चुन लिए जाते थे जहां सबसे ज्यादा हमें विकास करना होता था। तो इसमें आपको पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण को विकास में किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, पहली में या दूसरी में या चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो आपको पर्यावरण को जो जोड़ा गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका क्या विकास के साथ जोड़ा गया था। चौथी पंचवर्षीय आपकी 1969 से 1974 तक आपकी चली थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ आपके साथ साथ किसको जोड़ा गया था, पर्यावरण को जोड़ा गया था। और भी चौथी पंचवर्षीय योजना में काफी आपके महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे 14 आपकी जो थी जो बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आपका चौथी आपकी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और आपकी सबसे ज्यादा जो कृषि दर वृद्धि होती विकास की, वो भी आपकी किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। लेकिन आपके पर्यावरण से रिलेटेड पूछा गया कि पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया, किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया, तो वो किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा क्वेश्चन आपके साथ है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या एर्नेस्ट हेकल ने दी थी, या रामदेव मिश्रा ने दी थी, या यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ आंतरिक क्रिया को सम्मिलित करता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, ये परिभाषा इसी से रिलेटेड है। और आप दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, एर्नेस्ट हेकल का तो नाम सबने सुना ही होगा। ये किससे संबंधित है? इकोलॉजी। जो इकोलॉजी आपका वर्ड है वो भी किसने दिया था? एर्नेस्ट हेकल ने दिया था। रामदेव मिश्रा का भी नाम सुना होगा। तो रामदेव मिश्रा कौन है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक। क्या माना जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है इनको। किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है लोयस का पठार है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि लोयस का पठार क्या है? हिमानीकृत है या जलकृत है, जल से निर्माण हुआ है, कि हिमानी से यानी बर्फ से निर्माण हुआ है, पवन या वायु से निर्माण हुआ है, या कोई नदी द्वारा निर्माण हुआ है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि लोयस का पठार जो है उसका निर्माण किससे हुआ है। पहले तो हम आपको बता दें, जो लोयस का पठार है वो आपका है आपका चीन में स्थित एक पठार है। ये चीन में मैदान भी है लोयस का और पठार भी है। पठार तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। जब कोई पर्वत हो उसका सिरा होता है नुकीला, वो कहलाता है पर्वत। लेकिन जब आपकी कोई आकृति ऐसी टेबल नुमा हो जाए, मतलब उसका सिरा हो नुकीला ना हो, तब भी वही कहलाने लगता है आपका पठार कहलाने लगता है, प्लेटू कहलाने लगता है।
तो ये एक पठार आपका ऐसे चीन में भी है लोयस का पठार, उसका जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ, पवन द्वारा हुआ है, आपका वायु द्वारा। क्या हुआ कि वायु द्वारा कई सारी आपकी मिट्टी आपकी लेके आई वायु, उसी के द्वारा जो इसका निर्माण हुआ है, लोयस के पठार का निर्माण हुआ है वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व मृदा दिवस। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आपका पृथ्वी दिवस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है ये आपका। अगर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की दिवस की बात करें तो ये आपका करंट में भी अभी आपने अगर सुना होगा 9 से 14 दिसंबर तक मनाया गया था आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भारत में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और विश्व मृदा दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपके ऑप्शन थे। 22 अप्रैल का क्वेश्चन था आपका, 22 अप्रैल को दिवस पूछा गया था तो क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही था, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन और भी दिवस हैं उसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और आपका विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है इंडिया में जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा या नंदा देवी या हेमिस या राजा जी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ऊंचा भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में सबसे ऊंचा भी है और सबसे आपका बड़ा भी है। और ये जो स्थित है वो कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है ये, लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है और सबसे आपका ऊंचाई पर भी स्थित है। ये लगभग आपका 3000 से लेकर 6000 की मीटर की ऊंचाई पर आपका ये इस बीच की ऊंचाई पर आपकी औसत ऊंचाई पर ये आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ऊंचाई पर है। अगर नामदफा की बात करें कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो सबको ही पता होगा ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नंदा देवी आपका पर्वत ही भी है, उसी पर्वत पर राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये आपके उन यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो यूनेस्को में भी शामिल है। तो नंदा देवी आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में पर्वत नंदा देवी है, उसी पर ये आपका राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको पता ही होगा, जिन्हें पहला भारत रत्न मिला था, राजगोपालाचारी। सबने नाम सुना होगा, राजगोपालाचारी पहला भारत रत्न बना था और पहले भारत के गवर्नर जनरल भी थे भारतीय जो थे। तो ये उन्हीं के नाम पर ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। और ये भी आपका कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में भी आपका ये भी आपका राजा जी आपका राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन क्वेश्चन था सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो सबसे ऊंचाई पर कौन सा है आपका, हेमिस, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें विस्फोट आपका होता ही रहता, फटते हैं, चाहे जब फट जाए आपका कुछ पता नहीं चलता, तो वो आपके कहलाते हैं आपके कौन से, सक्रिय ज्वालामुखी। 3 प्रकार के आपके ज्वालामुखी है, तो मोना लोआ है वो किस प्रकार का है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी। अब पूछा गया है कहाँ, अलास्का में है, हवाई द्वीप में है, इटली में है या जापान में, ये आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो मोना लोआ की अगर बात करें तो ये आपका जो स्थित है वो है हवाई द्वीप में। कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का भी किसका अधिकार है, यूएसए का। और भी है, अगर और भी आपको पता करने हो तो और भी है इसमें, सबको पता होगा किलायू
अलास्का में भी आपको पता है जो अलास्का का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वो कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? माउंट पाउलोफ। कौन सा माना जाता है? माउंट पाउलोफ माना जाता है अलास्का का। इटली का भी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सबको पता ही होगा, कौन सा माना जाता है? माउंट एटना माना जाता है इटली का जो आपका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और भी है जो सुसप्त है आपका, विसुवियस भी है, इटली में ही है आपका। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपका? हवाई द्वीप में। ठीक है, अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा कहलाता है, पंपास कहलाता है, प्रेयरी कहलाता है या स्टेपीज कहलाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। क्या आपके दक्षिण अमेरिका का जो घास का मैदान होता है वो क्या कहलाता है? अगर बात करें दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान की तो वो कहलाता है आपका क्या? चौड़े वृक्ष का, वो कहलाता है आपका पंपास। ये आपके दक्षिण अमेरिका भी पूछा जा सकता था और ऑप्शन में आपके ये भी हो सकते थे कि अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? तो अर्जेंटीना में भी आपका क्या कहा जाता है? पंपास ही कहा जाता है अर्जेंटीना में भी। अर्जेंटीना हुआ, उरुग्वे हुआ, इसमें भी इन्हें क्या बोला जाता है आपका? पंपास ही बोला जाता है आपका। क्या बोला जाता है? पंपास ही बोला जाता है। लेकिन आपके सेल्वा घास के मैदान की बात करें कि सेल्वा घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है ये पाए जाते हैं अमेजन नदी के बेसन में पाए जाते हैं आपके जो क्या होते हैं? सेल्वा घास के मैदान जो होते हैं। अगर प्रेयरी की बात करें, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में आपके क्या पाए जाते हैं? प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान की बात करें तो स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? मध्य एशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज घास के मैदान जो होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दक्षिण अमेरिका का पूछा जाए तो आपका पंपास आएगा आंसर। अर्जेंटीना में क्या भी पूछा जाए, उरुग्वे का पूछा जाए कि वहां पे कौन से घास के मैदान होते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा? पंपास होगा। लेकिन अगर सेल्वा घास के मैदान पूछा जाए तो वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। प्रेयरी का पूछा जाए तो वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये बातें आपको और भी याद रखनी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं देखना आप लोगों को। आप उतना टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम के लिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट हम लोग इसलिए लेके आए हैं तो आपको पता चल जाए कि हमें कितनी मेहनत करनी और बाकी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, एक पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपको बताना है। पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है या इनमें से कोई नहीं और कोई आपका आंसर है। ये आपको बताना है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट एक जो पर्वत है वो क्या है आपका? एक तरीके का आपका ब्लॉक पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है आपका ब्लॉक फॉरेस्ट। और वो कहां पर स्थित है? वो है आपका जर्मनी में। कहां पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट? जर्मनी में। लेकिन यही आपसे दूसरा पूछा जाता, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, आपसे क्या देते? ब्लैक हिल्स कहाँ है? अब बताइए आप। बस अंतर ये, ब्लैक इसमें भी है, ब्लैक इसमें भी है, लेकिन इसमें फॉरेस्ट है आपका, इसमें हिल्स है। अगर ब्लैक हिल्स की बात करें तो वो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। क्या आंसर होगा? अमेरिका होगा। अब आपको पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत का एक नाम आपको पता करके बताना है, कमेंट करके बताना है। 13वां क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून क्या है आपका? टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, चीन सागर होता है, एशिया होता है या अमेरिका होता है? ये आपको बताना है टाइफून। तो टाइफून से जो सबसे ज्यादा, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं उन्हें कहा जाता है बिली बिली। क्या कहा जाता है? बिली बिली कहा जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं। और आपके अमेरिका में जो तूफान आते हैं उन्हें बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है आपका? हरिकेन बोला जाता है। लेकिन इसमें पूछा था टाइफून। जो टाइफून जो तूफान आते हैं वो आते हैं आपके चीन सागर में। कहाँ आते हैं? आपके चीन सागर में ये चक्रवात आता है। ये आपका साइक्लोन जो आता है टाइफून वो आता है चीन सागर में। दूसरे 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। 14वां क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में
बहने वाली स्थानीय पवन का क्या नाम है? यहाँ पर हम कह रहे हैं सीधा सीधा आपका आल्प्स पर्वत नहीं होता, यहीं पर सिर्फ इतना लिख के आ जाता कि स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन का क्या नाम बोला जाता है, या फिर आल्प्स पर्वत। एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखनी है। आल्प्स पर्वत का अकेला पूछ लिया जाए उत्तरी ढाल में कौन सी हवा बहती है, या स्विट्जरलैंड में पूछ लिया जाए कि वहां की जो स्थानीय पवन है, जो वहां पे हवा चलती है, उसका क्या नाम है, फॉन, बोरा, चिनूक या आपका मिस्ट्रल। तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि स्विट्जरलैंड में या आल्प्स पर्वत की जो उत्तरी आपकी बहती है वो कौन सी आपकी बहती है, ये आपको कमेंट करके आपको बताना है। तो अगर हम बात करें आल्प्स पर्वत में या स्विट्जरलैंड में जो बहने वाली स्थानीय पवन का नाम है वो कहलाती है आपकी क्या, फॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉन कहलाती है आपकी। लेकिन अगर बात करें, आपको बोरा भी लिखा दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन में, बोरा भी आपकी ये पवन है। तो बोरा पवन कहाँ चलती है? तो ये चलती है आपकी इटली के उत्तरी इटली में जो आपकी है वो बोरा पवन चलती है। चिनूक, हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा ना, चिनूक जो अपने यहाँ है, वो कहाँ से लिया गया था चिनूक? तो चिनूक जो है वो आपकी अमेरिका में चलने वाली क्या है, एक गर्म हवा है जो आपकी चिनूक है। अगर मिस्ट्रल की बात करें, मिस्ट्रल जो हवा है वो कहाँ चलती है? वो चलती है आपकी फ्रांस में चलती है। तो ये आपके ऑप्शन हुए, ऑप्शन थे 4। फॉन, फॉन जो है आपके उत्तर का, जो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड में जो स्थानीय पवन चलती है उससे बोला जाता है फॉन। लेकिन बोरा का पूछा जाए तो बोरा जो चलती है वो उत्तरी इटली में चलती है। चिनूक कहाँ चलती है? आपकी अमेरिका में गर्म हवा है। और मिस्ट्रल जो चलती है स्थानीय पवन है वो है आपकी फ्रांस की। दूसरा क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? ये आपको बताना है। कर्क रेखा जो है सबको पता होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी भारत में अगर बात की जाए तो 8 राज्यों से गुजरती है आपकी। तो 8 राज्यों में से आपके 3 तो आपके सामने ही है, क्या या 3 राज्य में से कोई एक राज्य से गुजरती है? 3 राज्यों से गुजरती है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इन सभी से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम, तीनों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और भी राज्य हैं आपके, कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से राज्य हैं जैसे कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में से आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं? आपको पहाड़ियों का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे आपका ये आपका इंडिया है तो ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका क्या, पूर्वी घाट। तो इन दोनों को जोड़ने वाली एक आपकी पहाड़ी है, वो पहाड़ी का क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पालनी की पहाड़ियां, अन्नामलाई, इलायची या नीलगिरी की पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अगर बात करें जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपके मिलते हैं तो आपको सबको पता ही होगा, यहाँ पर एक आपका स्टेट है जिसका का नाम है आपका तमिलनाडु। क्या नाम है आपका? तमिलनाडु, ये वाला। तो तमिलनाडु में एक आपकी पहाड़ियां हैं जिनका पौराणिक महत्व भी है, वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। तो जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, दोनों को दोनों जो आके मिलते हैं मिलन स्थल का कहलाता है वो नीलगिरी की पहाड़ियां, इनका मिलन स्थान है, पूर्वी घाट का भी और पश्चिमी घाट का भी। अगर बात करें पालनी की पहाड़ियां तो ये भी आपकी कहाँ पर, किस राज्य में है? वो भी आपकी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई सबको पता होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, वो किस कौन सी पहाड़ी पे है आपकी? अन्नामलाई पहाड़ी यहीं पे। इलायची की पहाड़ियां या कहें कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, या स्टेट ऑफ स्पाइस वो किसे बोला जाता है? तो वो आपका आंसर क्या होगा? केरल। इलायची की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं। 17वां क्वेश्चन आपके सामने क्या है? कयाल क्या है? यह पूछा जाए कि कयाल कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि कयाल क्या है। तराई मैदानों को कहा जाता है, गंगा डेल्टा को कहा जाता है, दक्कन या आपके दक्कन पठार की रेंगड़ को कहा जाता है, या केरल के लेगून को कहा जाता है। तो जो कयाल जो है वो केरल में पाए जाते हैं और वहां के क्या होते हैं? लेगून झील के उदाहरण होते हैं जो कयाल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको मैचिंग आपके सामने है, 4 ऑप्शन है।
कौन सी मैचिंग आपकी गलत है? एक आपका बांध दिया गया है नांगल बांध, नदी का नाम है सतलुज नदी पे है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? क्या नर्मदा नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना जो थी आपकी वो किस नदी पर थी? गोदावरी नदी पर थी क्या? हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पर है क्या? ये आपको कौन सा गलत है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर बात करें भांगड़ा नांगल परियोजना, ये आपका बिल्कुल सही है। किस नदी पर है? सरलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना आपको पता है सरदार पटेल की भी सबसे ऊंची आपकी प्रतिमा बनाई गई है, वो भी आपका किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सबको पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन चला गया था इसी परियोजना के लिए। वो आपका मेधा पाटेकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन शामिल थी आपकी, और भी थे, बाबा आमटे भी थे। नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपकी किस नदी पर है? आपकी कृष्णा नदी पर है आपकी नागार्जुन सागर परियोजना। आपको पता होगा 2 राज्यों में इसके कारण विवाद भी रहा था, एक था आपका आंध्र प्रदेश और एक था आपका कौन सा? और एक था आपका तेलंगाना। इन दोनों में इसके लिए विवाद भी रहा था नागार्जुन सागर परियोजना में, जब 2015 में इसकी न्यू रखी गई थी। हीराकुंड बांध परियोजना सबको पता है उड़ीसा में है आपकी, कहां पर है आपकी? उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 4 आपके त्योहार हैं और नृत्य भी हैं। त्योहार है आपका बिहू, कहाँ मनाया जाता है? ओणम, कहाँ मनाया जाता है? पोंगल, बैसाखी। ये आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसमें मैचिंग सही नहीं है। अगर बिहू की बात करें, सही बात है, असम में होता है। पोंगल तमिलनाडु में होता है। बैसाखी पंजाब में आपका मनाया जाता है। लेकिन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका इसमें ओणम। ओणम जो आपका होता है वो केरल का आपका क्या है? एक प्रसिद्ध त्योहार है जो राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। ये आपका किसके स्वागत में? राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। ओणम वो कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन आपका गलत था। 20वां क्वेश्चन है मर्मुगोआ गांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो सीधी बात, गांव लिखा है, गांव से सीधा समझ लेना गोवा। उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है, केरल में भी है, और आपकी कहाँ पर है? केरल भी ऑप्शन है। लेकिन मरबू गांव पूछा गया है, गांव या ऐसे कुछ के आ जाए तो आपको सीधा से याद रखना है मरबू गांव जो आपका बंदरगाह है वो किस नदी पर है? गोवा नदी पर है। तमिलनाडु का भी कमेंट करके बताना है, उड़ीसा का भी आपको कमेंट करके बताना है कि बंदरगाह कहाँ पर है। पारादीप हुआ आपका, तूतीकोरिन हुआ, सबको आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। 21वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? जो आपकी कुल अनुसूचियां थी आपकी, सबको पता होगा संविधान में कुल अनुसूचियां आपकी 12 है। तो जो 7वीं आपकी अनुसूची थी, 7वीं जो आपकी अनुसूची थी संविधान में, उसमें ही आपकी 3 प्रकार की सूचियां थी, केंद्र और क्या थी? राज्य, और एक सूचियां क्या थी आपकी? समवर्ती सूची। कौन सी सूची थी? समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां थी 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? कृषि, मतलब समवर्ती सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, और कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। कोई भी इस पर उठा के क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में कृषि की बात करें तो कृषि जो संबंधित है वो राज्य सूची का विषय है, केवल इन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। पुलिस व्यवस्था भी आपकी राज्य से संबंधित होती है, राज्य अनुसूची होती है। रक्षा की बात करें तो रक्षा जो संबंधित होता है वो आपका कौन सा? संघ सूची का विषय है। रक्षा संबंधित जो कानून है वो संघ सरकार ही बना सकती है। लेकिन शिक्षा संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। इसमें शिक्षा संबंधित कोई बना सकता है, बल्कि इसमें संविधान संशोधन द्वारा ये आपकी समवर्ती सूची में ऐसे रखा गया था। ये आपको याद रखना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, या अध्यक्ष होता है, या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखो थोड़ा सा अंतर है। अगर कहें संवैधानिक प्रमुख, राज्य सरकार की बात हो रही, अगर कहें संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख
और यहाँ क्या दे हम वास्तविक, क्या कहते हैं, वास्तविक संवैधानिक प्रमुख। तो आपका दोनों में आंसर अलग हो जाता है। अगर राज्य के संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो आपका क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वही राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है आपका कौन, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक की बात करें कि वास्तविक प्रमुख क्या होता है, वो आपका क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं सिर्फ ये सिग्नेचर करने के लिए, बाकी शक्तियों का यूज कौन करता है, आपका मुख्यमंत्री करता है। सारा का सारा स्टेट का काम वही करता है, इसलिए उसे कहा जाता है वास्तविक प्रमुख। लेकिन संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो आपका राज्य का होता है राज्यपाल। यही संघ का पूछा जाता है, संघ का क्या हो जाता है आपका राष्ट्रपति। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन है आपका भारत का महान्यायवादी, इतना ही क्वेश्चन है सिर्फ, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है क्या? दूसरा ऑप्शन है लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है क्या? तीसरा ऑप्शन है लोकसभा में बोल सकता है क्या? चौथा ऑप्शन है लोकसभा में मतदान कर सकता है क्या? ये आपके पास चार आपके कथन है, इसमें चार आपके कथन है। आपके ऑप्शन है नीचे ये, क्या केवल एक ही ऑप्शन सही है इसमें, पहला ही, और तीन गलत है क्या? दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 4, या 1, 2 और 3, या सिर्फ 1 और 3, ये आपको बताना है। एक बार सोच लो, क्वेश्चन देख लो एक बार, तीनों आपको चार ऑप्शन देख लो, तब जो नीचे कूट दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर सही करके बताना है। महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में पूछा गया, आपको सबको पता ही होगा, आर्टिकल 76 में है ये आपका। और क्या होता है, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ये महान्यायवादी जो होता है। देश का सबसे बड़ा कौन होता है, विधि अधिकारी होता है या कानूनी अधिकारी होता है। ये आपका जो आपका महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, उसी के बारे में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो पहला है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, जी हाँ आपका बिल्कुल ले सकता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद की कार्रवाई में क्या ले सकता है, ये भाग ले सकता है, ये इसका अधिकार है। पहला ऑप्शन इसका सही है। और दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है कि किसी समिति बनाई गई किसी विशेष कार्य के लिए, तो समिति का ये सदस्य भी हो सकता है। और लोकसभा में अपनी कोई बात रखनी हो तो अपना बोल भी सकता है, लोकसभा में जाके अपने कोई वक्तव्य रखना हो, कोई कथन रखना हो, कोई बात हो, तो ये उसमें जाके आपका बोलता भी है महान्यायवादी। लेकिन चौथा ऑप्शन है कि मतदान कर सकता है क्या, तो ये मतदान नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, कि मतदान तो भैया वही करेंगे ना, लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्य होंगे, जो लोकसभा के सांसद होंगे, वोटिंग सिर्फ वही कर पाते हैं। लेकिन महान्यायवादी क्या होता है, आपका वोटिंग नहीं कर पाता है, आपका ये क्या नहीं कर पाता है, वोटिंग नहीं कर पाता है। तो इसके जो ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी इसका जो सही क्वेश्चन ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा, 1, 2 और 3। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कौन सी सबसे बड़ी स्थायी समिति है, सबसे बड़ी, ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति। स्थायी समिति की बात हो रही है, ये भी आपको देखना है कि स्थायी संसदीय समिति सबसे बड़ी कौन है। अगर संसदीय समिति की बात करें तो हमारे यहाँ संसदीय समिति बनती है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनी है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था जो ली गई है हमारी ब्रिटेनी से ली गई है। तो लेकिन अगर सबसे लोक लेखा समिति है, ये सबसे पुरानी समिति मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है, सबसे पुरानी समिति है वो कौन सी है, आपकी लोक लेखा समिति सबसे पुरानी है। और इसे कहा जाता है जुड़वा बहन, किसकी, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन इसी को बोला जाता है आपकी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है, वो होती है आपकी प्राक्कलन समिति। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, वो आपके होते हैं 30, और 30 के 30 आपके किससे होते हैं, आपके लोकसभा से संबंधित होते हैं प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी। लेकिन इसमें सिर्फ आपके 22 ही सदस्य होते हैं, आपके 15 लोकसभा से होते हैं, और आपके बच्चे कितने, 7, तो वो कहां से होते हैं, आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें कितने हैं, 30, इसमें है 22, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई, प्राक्कलन समिति हुई। आगे बात समझ में, कौन सी सबसे बड़ी होती है, प्राक्कलन समिति। ये बजट की जांच करने के लिए बनाई जाती है, हर साल बनाई जाती है। जब बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, उस बजट की जांच करने के लिए प्राक्कलन समिति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। प्रबंध समिति आपकी स्थायी समिति नहीं है, ये आपकी अस्थायी समिति है। जब लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक में मतभेद हो जाए तो उस विधेयक की जांच करने के लिए आपकी क्या समिति बनाई जाती है, प्रबंध समिति बनाई जाती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हम पीछे ही बता के गए। अगर कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है राष्ट्रपति होता है। इतना, इसमें भी अगर हम वास्तविक जोड़ देते, अगर वास्तविक कौन होता है, वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है कार्यपालिका का, तो वो कौन होता है आपका, तो आंसर हो जाता है आपका पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात कही तो वो आर्टिकल 53 के तहत कौन होता है आपका, राष्ट्रपति होता है भारत की कार्यपालिका का प्रमुख, क्योंकि सारे काम इसी के नाम पे हो रहे हैं। लेकिन कर कौन रहा है आपका, प्रधानमंत्री। करता कोई और है, किसी का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन आपके सामने है कि वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में, पांचवें वर्ष में या चौथे वर्ष में। तो पहले तो समझ लेते हैं कि वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो एक प्रमुख काम होता है, वो होता है इसका केंद्र के बीच और राज्य के बीच, राज्य के बीच क्या कराती है, ये करों का बंटवारा करवाता है। करों का क्या करवाता है, बंटवारा। तो टैक्स लगते हैं, कई टैक्स ऐसे भी होते हैं जो राज्य और केंद्र मिला के लगाती है। तो कितना पैसा केंद्र सरकार का, कितना पैसा राज्य सरकार का, ये कौन करता है आपका, वित्त आयोग करता है। ठीक है, कैग नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ये काम है किसका, वित्त आयोग का। कैग का काम सिर्फ लेखा जोखा रखना है साल भर का, लेकिन इसका जो गठन किया जाता है वो हर 5वें वर्ष किया जाता है। कितने वर्ष में किया था, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और जो गठन करता है वो करता है आपका भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगर पहले वित्त आयोग की बात करें, जो पहले वित्त आयोग था आपका, फर्स्ट वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे पहले वित्त आयोग के, वो बनाए गए थे केसी नियोगी। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो चल रहा है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, एन.के. सिंह बनाए गए थे आपके। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में है आपका, 280 में है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है बेतवा नदी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, यमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है या सोन नदी से मिलती है? ये आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग उरई के रहने वाले हैं, तो बेतवा जो नदी है हमारी पड़ोस में ही है। यमुना हुई, बेतवा हुई, ये सारी की सारी हमारे पड़ोस में ही है। तो हम लोगों को तो ये पता ही होना चाहिए कि बेतवा नदी जो मिलती है किस नदी से मिलती है, किसकी सहायक नदी है बेतवा। अगर बात करें, बेतवा जो नदी है वो एमपी और यूपी, ये 2 राज्यों की प्रमुख नदी है आपकी बेतवा नदी। आपको सबको पता होगा, रायसेन जिले से आपकी ये निकलती है। एमपी का एक जिला है रायसेन जिले, वहां से ये निकलती है। और मिलती कहाँ जाके, हमीरपुर में। कहाँ मिल जाती है, कहाँ इसका